एमजे रिवर्ब सोसाइटी। वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 151 यानी 151 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था, ज़ाओ लियानन और जो उसकी पूरी आर्मी थी आ चुकी थी नॉर्थर्न प्लेन्स के अंदर। लॉन्गेविटी हेवन के अंदर भी प्लान बन गया था कि कोई तो मतलब लवगु को लेके यहाँ आ रहा है तो चुरा लेंगे हम या छीन लेंगे उससे, क्योंकि लवगु उनका काम का था, उन्हें रिफाइन करना है, कुछ करना है। लेकिन शायद उनको ये पता नहीं है कि लवगु रिफाइन नहीं हो सकता। ये तो उनका हेडेक है भाई, हमारी क्या सरदर्दी, वो सँभाल लेंगे। उनकी लड़ाई तो होगी, मज़ा आएगा। लॉन्गेविटी हेवन वर्सेस हेवनली कोर्ट की आर्मी। हेवनली कोर्ट क्या बोले, बहुत सारे लोगों के बीच-बीच में आर्मी है, एनीटाइन ग्रेट एशियन सेक्ट के भी लोग भी हैं इसमें। तो सब मिला के पूरा का पूरा सेंट्रल कॉन्टिनेंट मान लो, पावरफुल बंदे आ चुके थे नॉर्थर्न प्लेन्स के अंदर। ज़ाओ लियानन एक हाउस था जो कि इमॉर्टल गु हाउस होता है, उसके टॉप वाले पे थी, नाम मेरे को याद नहीं, वो आगे पता चल जाएगा, उस पे थी। और सबसे खतरनाक बात तो ये चल रही थी लास्ट एपिसोड में कि यहाँ पे अपना यिंग वुइशी फँस चुका था बाईशियांग ग्रोटो हेवन के अंदर, जहाँ पे अपनी बाइनिमिंग थी। बाइनिमिंग को बाईशियांग ग्रोटो हेवन मिल चुका था क्योंकि वो एक ड्रैगन मैन बन गई थी। हेवनली स्पिरिट का जो मतलब कंडीशन था वो पूरा हो चुका था, इसलिए वो ओनर थी। और साथ में उसने यिंग वुइशी को ही फँसा लिया था कि अब तू मरेगा, तूने मुझे बहुत ऑर्डर दिया ना। लेकिन यिंग वुइशी ने क्या बोला लास्ट में, मैं तुम्हारा रोटेशन को वापस कर दूँगा, फेंग युआन यहाँ आ रहा है, हम मिलके उसे मार देते हैं। रोटेशन गु के लिए तुम उसका साथ नहीं दे सकती, रोटेशन गु मैं तुम्हें दे देता हूँ, तुम मेरा साथ दे दो। अपनी जान बचाने के लिए उसने ये सब कह दिया, जो कि एक मिस्ट्री भी थी कि क्या देगा वो, क्या नहीं देगा, पता चल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। ज़ाओ लियानन कहती है, सीन चेंज हो गया, देखा है? ज़ाओ लियानन का सीन चल रहा था। ज़ाओ लियानन कहती है वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग के टॉप पर खड़ी थी और देख रही थी, और उसने देखा कि ब्लैक हेवन पूरी तरह से ना अंधेरे में था, जैसे कोई काला पर्दा सब जगह एकदम छाया हो। लेकिन अंधेरे के बीच कुछ धुंधले और दूर से चमकते हुए लाइट के डॉट्स दिख रहे थे। ब्लैक हेवन बहुत ही बड़ा था एक्चुअली। इमोरियल 9 हेवंस के हर लेयर का साइज से मिलके भी 5 रीजन के बराबर होता है। लेकिन रेंजू ने और उसके जो 10 बच्चों की वजह से अब सिर्फ ब्लैक हेवन और व्हाइट हेवन ही बचे थे, बाकी सब तो खत्म ही हो गए। और आवाज़ आती है, हम फाइनली हेवनली वाइंड क्यूआई वॉल क्रॉस करके ब्लैक हेवन में आ गए। ये ब्लैक हेवन है, शांत लग रहा है। आसपास के गु इमॉर्टल बात करने लगे। इस फ्लोर पर ज़ाओ लियानन और बाई ज़ेनज़ी के अलावा और भी लोग थे। जैसे वाई लिंग यांग ने मतलब ट्रांसमिशन भेजा, दिमाग के थ्रू कहा, हम ब्लैक हेवन में एंटर कर चुके हैं। अब 3 इमॉर्टल गो हाउस अपनी पोजीशन चेंज कर चुके थे। एज लिंक कैंप आगे था और उसके दोनों साइड में कैनरी पवेलियन और वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग थी। और वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग के टॉप पर अपनी ज़ाओ लियानन है। रैंक 6 और रैंक 7 वाले गो इमॉर्टल पहली बार ब्लैक हेवन में आए थे, उन्हें डेंजर का आइडिया ही नहीं था। लेकिन वाई लिंग यांग, मैरिड टाइडल ड्रग और बी चेन तियान सब जानते थे, ब्लैक हेवन जैसे जगह पर सिर्फ रैंक 8 गू इमॉर्टल जा सकते हैं। हर रिसोर्स ढूँढने के कुछ स्पेशल रैंक वाले भी जा सकते हैं, लेकिन रिसोर्स ढूँढने ही जाते हैं। रैंक 7 वाले बहुत कम जाते हैं। रैंक 7 वाले बहुत मतलब पावरफुल वाला रैंक 7 ही जा सकता है, एरे-गैरे नहीं जा सकते। जैसे फेंग जीजे और चूडू, ये लोग जा सकते हैं, लेकिन ये भी हाई रिस्क रहता है तो कम जाते हैं, वरना तो सिर्फ रैंक 8 जाते हैं। जैसे ही वो ब्लैक हेवन में आए, इमॉर्टल गू हाउसेस स्लो हो गए अपने आप, उनका ग्लो फेड हो गया। अब वो ग्रे और डस्टी लग रहे थे एकदम गंदे से, जैसे मतलब पत्थर एकदम हवा में तैर रहा हो। सब गो इमॉर्टल चुप हो गए, पूरा फ्लोर साइलेंट था। ज़ाओ लियानन का पहला मतलब इंप्रेशन ये था कि ये जगह बहुत बड़ी है, लगता है हम लकी रहे। बी चैन तियान ये कहा था। फिर दूसरा आवाज़ आती है मेरे टाइगर डक की, वो कहता है केयरफुल रहना होगा, जर्नी अभी स्टार्ट हुई है। तभी वाई लिंग यांग कहता है ध्यान दो, आगे बीस्ट ग्रुप है। तीनों गो हाउसेस स्लो थे, स्लो स्लो आगे बढ़ रहे थे। इतने पावरफुल होने के बाद भी तीनों रैंक 8 इमोर्टस अलर्ट थे। कुछ देर बाद एक तेज आवाज़ सुनाई दी। बंदे कहते हैं यहाँ पे वो क्या चीज़ थी? दूसरा कहता है लगता है कोई मतलब पिग टाइप का बीस्ट है। सबने विंडोज से बाहर देखा और सबकी सांस रुक गई वहीं पे। आसमान में ना पिग उड़ रहे थे। कैसी जगह है भाई, पिग उड़ रहे हैं। पर ये मजाक नहीं था, ये थे एस्ट्रल वाइंड फ्लाइंग हेवनली बोस। हर एक के पास रैंक 7 गो इमॉर्टल के बराबर पावर थी और इनका ग्रुप था पावरफुल। तो आवाज़ आती है इतने सारे नॉर्मली 5 रीजन में एक भी मिलना रेयर होता है। दूसरा बंदा कहता है अच्छा हुआ ये बीस्ट इंटेलिजेंट नहीं होते। सब थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो गए। बोर जोर-जोर से एकदम भाई ग्रंट ग्रंट करते हुए आगे वो आवाज़ निकालते हैं ना, वही वाली आवाज़ निकालते हुए तैर रहे थे। सबसे बड़ा बोर किंग आगे था, उसने अपने पैर हेवनली ये जो वाइंड क्यूआई वॉल पे ना एकदम भाई रखा और पीछे के सब उसके पीछे फॉलो करने लग गए। जैसे मछली एकदम आगे तैरती हुई आगे एकदम जा रही थी वैसे। तो बू ज़ेन जी ने कहा, कहता है नेचर कितनी अमेजिंग है। हम इमॉर्टल्स के लिए ये वॉल क्रॉस करना इतना मुश्किल होता है, पर इनके लिए तो देखो जैसे मछली की तरह तैरते हुए चले गए वॉल के अंदर।
होता है ना जेली के अंदर ये लोग अटक जाते हैं, लेकिन इनके लिए तो पानी है, वो जेली नहीं है, तो वो तैरते हुए निकल जाते हैं। हवा में भी तैर रहे हैं और पानी में भी तैर रहे हैं। मतलब पानी मैंने एग्ज़ाम्पल दिया है, क्यूआई बॉल को पानी की तरह मैं कह रहा हूँ क्योंकि उनके लिए तो वैसा ही है ना, आराम से निकल गए। तब एक और आवाज़ आई। पुराने समय में गो इमॉर्टल्स ने इन बोर्स को हंट करके उनकी बॉडी से क्यूआई पाथ इमॉर्टल को बनाए थे, जिससे हेवनली वाइंड क्यूआई वॉल क्रॉस करना ईज़ी होता था। ज़ाओ लियानन और बू ज़ेनजी ने मुड़कर देखा। एक यंग मेल गुई मॉडल था जो लड़की जैसा सुंदर था और थोड़ा बहुत मुस्कुरा रहा था। बू ज़ेनजी ने पहचान लिया। वो कहता है वो बोला, मैं यू ही जे ही, अबे यार इसका नाम इतना अजीब है। इसका नाम है यू ही ये जी, इसका पूरा नाम है। तो ये जी ज़्यादा सही रहेगा। तो एशियन सोल सेक्ट से था और मैं मतलब रिस्पेक्ट देता हूँ बू ज़ेनजी को। और फेरी ज़ाओ और प्लस स्पिरिट एफिनिटी हाउस की मतलब फेरी है, तो अब फेरी बन गई है, तो सीधी-सी बात है। बू ज़ेनज़ी ने बताया, तुम रैंक 6 हो पर तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। रैंक 7 इमॉर्टल्स भी तुमसे इमॉर्टल को रिफ़ाइन करवाते हैं। ये बात मेनली ज़ाओ लियानन को समझाने के लिए बोली गई थी क्योंकि वो अभी नए सर्कल में थी, उसे पता नहीं था कि यहाँ पे हर कोई मतलब कितना इज़्ज़तदार है, उसको किस मतलब क्या एबिलिटी है उसके पास, है ना? और इतना रिस्पेक्ट क्यों दिया जा रहा है हर किसी को, मतलब समझा रही थी, पॉलिटिक्स समझ जाओ। आवाज़ आती है हेलो, हेलो यू यी जे, ज़ाओ लियानन कहती है। और अगर ऐसे इमॉर्टल को होते तो हमें यूज़ क्यों नहीं किया? तो इसने एक क्वेश्चन भी किया ज़ाओ लियानन ने कि मतलब होता नहीं है, अगर तुम इतने आराम से इन बोर को मार सकते हो, मतलब ग्रुप है लेकिन अगर इनको मार के हम गू बना सकते हैं तो हमारे पास है क्यों नहीं? तो अपना ये जो यूएजी था ना वो हँसा, कहता है क्योंकि अब वो एरा खत्म हो गया। क्यूआई पाथ की रेसिपीज़ और मटेरियल दोनों खत्म, गायब, लॉस्ट हो गए। अब तो सिर्फ़ रैंक 8 ही यहाँ आते हैं और उनके लिए वो मतलब कुछ काम का ही नहीं, क्योंकि भाई वो जब आराम से आ जा सकते हैं तो वो क्यों इनको मार-मुर के ये गू बना के दूसरों को देंगे कि वो लोग भी यहाँ आएँ, है ना? ज़ाओ लियानन ने सर हिला के समझा। तभी विंडो के पास से आवाज़ आई। सबने देखा एक बड़ा-सा ब्लैक क्लाउड उनकी बिल्डिंग के पास से गुज़रा। तो ये जी कहता है, ब्लैक हेवन में ब्लैक क्लाउड्स कॉमन हैं। जो तुम देख रही हो ये तो छोटे वाले हैं, बड़े वाले तो फ्लोटिंग कॉन्टिनेंट्स के साइज़ के होते हैं, जिनमें अंदर डेंजरस बीस्ट और प्लांट्स रहते हैं। यानी ऐसा मान लो उड़ता हुआ ब्लेसलैंड। वो कोई किसी का ओन मतलब उसमें कोई ब मैंने बस एग्ज़ाम्पल दिया कि ऐसा ब्लेसलैंड, क्योंकि अंदर जाओगे तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा ना। और कॉन्टिनेंट्स जितने बड़े, समझ रहे हो? यानी एक देश जितने बड़े मान लो, पूरे-पूरे कॉन्टिनेंट, वो तो बहुत बड़ी बात है। उन छोटी ब्लैक क्लाउड्स के क्रॉस करने में भी उन्हें कुछ मिनट्स लगे और ये जी हर चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था ज़ाओ लियानन को और सबको बता रहा था। वो इतना नॉलेजेबल था कि बू ज़ेनज़ी भी कुछ चीज़ें नहीं जानती थी, लेकिन ये बंदा जानता था। उसने ज़ाओ लियानन के सारे क्वेश्चंस को क्लियर कर दिया। दोनों के बीच का जो मूड था, अब रिलैक्स्ड हो गया कि कितना बढ़िया बंदा है। आगे की जर्नी में तीनों इमॉर्टल को हाउसेस और ब्लैक क्लाउड्स के पास से गुज़र गए। वो क्लाउड समुद्र में फ्लोटिंग आइलैंड्स जैसे थे और उनके अंदर भी लिविंग क्रीचर्स रहते थे। और आगे ना तीनों रैंक 8 वो इमॉर्टल बहुत ही चीयरफुल थे। उन्होंने अपने इमॉर्टल को हाउसेस को काले क्लाउड्स के अंदर मूव नहीं करा। मतलब दिमाग भी था ना, और चीयरफुल सॉरी कहते हैं, केयरफुल थे। अंदर मूव नहीं करा और बिल्कुल साइड-साइड से निकाला ताकि कोई दिक्कत ना हो। वो लोग ज़्यादा टाइम लगाकर भी क्लाउड्स को अवॉइड करने के लिए मतलब ले रहे थे कि एटलीस्ट बस कैसे भी ना अंदर ना जाए, साइड-साइड से निकाल लें। लेकिन कभी-कभी तो प्रॉब्लम आ ही जाती है ना, तो दिक्कत तो हो रही थी उन्हें। तभी एक आवाज़ आती है, शिश! एक हिसिंग साउंड सुनाई दी। काले क्लाउड से एक ह्यूज ग्रुप ऑफ डार्क वेनमस स्नेक का बाहर निकला। उन्होंने 3 इमॉर्टल हाउसेस पर अटैक कर दिया। ये डार्क वेनमस स्नेक बहुत ही मतलब पावरफुल डेसोलेट बीस्ट लेवल के थे। उनका किंग स्नेक तो एक एशियन डेसोलेट बीस्ट था। विंग लिंग यांग, वाई लिंग यांग कह सकते हैं इसको, वो शॉक्ड था। वो कहता है ये कैसे हो सकता है? इस डिस्टेंस पे तो हम उनकी टेरिटरी के अंदर होने ही नहीं चाहिए थे, तो ये कैसे हुआ? बी चेंग ने बोला, लड़ाइयाँ पीछे हटें। वाई लिंग यांग ने बोला, थोड़ा कहा कि पीछे ही हट जाते हैं, हमें फाइट अवॉइड करनी चाहिए ताकि बैटल स्ट्रेंथ बची रहे। आगे की जर्नी में भी थोड़ा बहुत लंबा है तो देखना पड़ेगा। दूसरे इमॉर्टल को हाउसेस में मैरिड टाइटल ड्रक ने बोला, पर रिट्रीट करना इजी नहीं होगा। ये डार्क वेनमस स्नेक्स हैं। ये स्नेक्स बदला लेने वाले होते हैं। एक बार मतलब प्रे यानी शिकार पे लॉक कर दिए अपनी नज़र तो भाई छोड़ते नहीं। तीनों इमॉर्टल को हाउसेस फुल स्पीड से फ्लाई करने लगे, पर कुछ डिस्टेंस के बाद वो स्नेक ग्रुप उनके पीछे लगा रहा। और प्रॉब्लम ये थी कि उन स्नेक्स मतलब वो जो स्नेक थे ना ब्लैक क्लाउड से ही निकलते जा रहे थे, तो और दिक्कत थी। तो बंदे देख के कहते हैं, अबे ये तो निकलते ही जा रहे हैं, हम इतनी दूर आ गए लेकिन अभी भी वो वहीं से निकले जा रहे हैं, सो मैनी स्नेक्स हैं यार। दूसरा कहता है वो ब्लैक क्लाउड तो स्नेक डैन लग रहा है, पूरा-पूरा मतलब पूरा का पूरा ब्लैक क्लाउड शायद इनका घर ही होगा। दूसरा कहता है मुझे लगता है हमारे रैंक 8 लॉर्ड्स कैसे हैंडल करेंगे ये देखना पड़ेगा। तब एक और बंदा कहता है क्या हम फाइट करें?
हमारे पास तो 3 इमॉर्टल गो हाउसेस है ना, तो चौथा कहता है सही कहा, ये डार्क वेनमस स्नेक पॉइज़न पाथ दाउमाक वाले हैं और इनके नेस्ट होते हैं ना, तो वो शायद काम आ जाए। इनका जो नेस्ट है वहाँ से हम चीज़ें ले सकते हैं, इनको मार के भी मटेरियल ले सकते हैं, हीलिंग इमॉर्टल को बना सकते हैं। इमॉर्टल गो हाउसेस के अंदर वाले गो इमॉर्टल अपने ओपिनियन शेयर कर रहे थे, पर वो 3 रैंक 8 गो इमॉर्टल उनकी बात ही नहीं माने, वो तो एस्केप करने पे लगे हुए थे। वो लोग पीछे हटते हुए आगे बढ़े, पर उनकी जर्नी में उन्हें एक और डार्क वेनमस स्नेक ग्रुप मिला और पहले से भी बड़ा वाला। और उनके अलावा उन्हें बियर मस्कीटो वाले भी थोड़ा बहुत चीज़ें मिली, यानी मच्छर टाइप के। ये मस्कीटोस बहुत बड़े थे, ऑलमोस्ट बियर साइज़ के थे। उनके माउथ टेरिफाइंग थे और सबसे खतरनाक बात, इनका नंबर स्नेक से भी ज़्यादा था। मच्छर तो ज़्यादा होते ही हैं। एक टाइम आया जब 3 इमॉर्टल को हाउसेस एक बड़े मस्कीटो स्वैम्प में गिर गए। उन्हें फाइट करना ही पड़ा। हर बियर मस्कीटो डेसोलेट बीस्ट लेवल पर था और जब हज़ारों मस्कीटोस एक साथ अटैक करते तो समझ लो कितना टेरिफाइंग सीन था। उस बैटल के बाद जो गो इमॉर्टल पहले फाइट करना चाह रहे थे, सब चुप हो गए। सबको समझ आ गया कि ब्लैक हेवन कितना डेंजरस है और खुशकिस्मती से उनके पास 3 इमॉर्टल गो हाउसेस और रैंक 8 इमॉर्टल्स की प्रोटेक्शन तो थी, वरना सब बियर मस्कीटोस उनको अटैक करके खत्म कर देते। थोड़ा-सा और फ्लाई करने के बाद उन्होंने आगे स्टारलाइट देखा। एक ब्लैक क्लाउड के ऊपर स्टार फ्रेगमेंट ग्रास उड़ रहा था। उस ग्रासलैंड पे काउंटलेस इंसेक्ट ग्रुप उड़ रहे थे। 3 इमॉर्टल गो हाउसेस पहली बार रुक गए। कुछ गो इमॉर्टल को भेजा गया स्टार फ्रेगमेंट ग्रास और दूसरे रिसोर्स कलेक्ट करने के लिए। वाई लिंगयांग ने बोला, "क्या तुम सबने फ़ील करा?" तो बी चेंटियान कहता है, "हाँ, इस बार ब्लैक हेवन का जर्नी अनयूजुअल स्मूथ था। मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं करा।" मेरिट टाइडल ड्रक ने कहा, "हो सकता है मा हुयुन को बचाने में सबसे क्रूशियल फैक्टर ज़ाओ लियूनिन का एक्जिस्टेंस ही हो। उसका इफ़ेक्ट हमारी लक पे पड़ रहा है, शायद हमारा लक बूस्ट हो रहा है।" सीधी-सी बात है, बूस्ट तो होगा ही क्योंकि मा होंगिन को बचाना, फॉर्च्यून रिवीलिंग हेवन को भी तो यही चाहेगा ना कि मा होंगिन बच जाए और जब उसे पता रहेगा कि ऐसा हो रहा है तो हेवेंस विल भी साथ देगा, फॉर्च्यून रिवीलिंग भी साथ ही देगा। इसलिए नॉर्मली ये एशियन क्लाउड्स रैंडमली मूव करते हैं, उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता। इवन हेवेंस विल भी उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, जो भी मिलता है वो सिर्फ लक पे डिपेंड करता है। ओके, तो हेवेंस विल का उँगली नहीं थी ये सब लक पे था और लक तो भाई मा होंगिन के उसके नीचे ही रहता है। तो क्या बोले? वाई लिंगयान ने हाँ में सर हिलाकर बोला, "मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये सब लक है।" आगे देखते हैं, क्लाउड्स के ऊपर ना एक आदमी सीधा खड़ा था, चुपचाप बस नीचे क्लाउड्स को मूव करते हुए देख रहा था। उसने अज़ूरे गोल्ड आर्मर पहना था, लंबी दाढ़ी थी, सीने तक आ रही थी, एक मस्कुलर लग रहा था और एज्ड इंसान था यानी बूढ़ा टाइप का और ये था साउथ डेसोलेशन इमॉर्टल। ये जाग चुका है, यही सबसे पहले जागा है, शायद अभी और भी जागेंगे और शायद ये सीन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, सीन दिखाया जा रहा है लॉन्गेविटी हेवन का क्योंकि ये वहीं की तो जगह है। तब एक फिगर सामने आया, कहता है, "मैं या हुआंग, लॉर्ड साउथ डेसोलेशन को रिस्पेक्ट देता हूँ।" ये था याओ टाइप का फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, रैंक 8 गो इमॉर्टल या हुआंग। साउथ डेसोलेशन इमॉर्टल मुस्कुराकर बोला, "हम दोनों रैंक 8 हैं, मुझे दोस्त की तरह ट्रीट करो, इतना फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं।" या हुआंग रिस्पेक्टफुली झुका। कल्टीवेशन लेवल तो मतलब कल्टीवेशन लेवल में तो आप मुझसे काफ़ी आगे हैं ना सर, सीनियरिटी में भी आगे ही हैं। तो कई पीढ़ियों के बाद मैं आया हूँ और आप तो बहुत आगे हैं मेरे से, ये बदतमीज़ी मैं कैसे कर सकता हूँ? साउथ डेसोलेशन इमॉर्टल ने हाँ में सिर हिलाया। उसने बोला, "तुम अच्छे हो पर अफ़सोस हमारा हुआंग जिन ब्लड लाइन धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ रहा है। पूरे नॉर्थर्न प्लेन्स में लॉन्गेविटी हेवन के बाहर तुम ही एक हुआंग जिन ट्राइब के रैंक 8 हो। प्रिंस फेंगशियान गोंग ट्राइब का था लेकिन साउथ डेसोलेशन के नज़रिए से वो ब्लड लाइन का मतलब एक तरीके से आउटसाइडर है, वो है ही नहीं, है ना इसलिए। आगे कहता है, "हमारे ज़माने में हुआंग जिन ट्राइब में 4 रैंक 8 थे। उनमें से एक था टाइगर गॉड। उसकी पावर इतनी थी कि कई लोग तो भाई उसे रैंक 9 तक मतलब समझते थे कि ये बंदा रैंक 9 चला जाएगा, पर अफ़सोस वो ब्लैक हेवन में मर गया और वक़्त किसी का नहीं होता। हर जनरेशन में हमारी ब्लड लाइन और कमज़ोर होती जा रही है।" साउथ डेसोलेशन की आँखों में डिसअपॉइंटमेंट क्लियर दिख रहा था। या हुआंग चुप रहा, उसके पास बोलने का हक ही नहीं था तो क्या बोलता। वो जानता था ये बात सच है। नॉर्थर्न प्लेन्स के हुआंग जिन ट्राइब गिर रहे थे, टैलेंट कम था और दूसरी तरफ लोन और डेमोनिक कल्टीवेशन ऊपर आ रहे थे। जैसे हेवनली लॉर्ड बाइज़ू, ऊपर से चू ट्राइब और ली गुआंगी यानी अपना फेंगयुआन सो उसको ही कहते हैं। तब साउथ डेसोलेशन इमॉर्टल ने बोला, "लेकिन इंसेक्टर जायंट सन ने ये सिचुएशन पहले ही प्रेडिक्ट कर ली थी।" या हुआंग एकदम से शॉक्ड हुआ, "क्या? जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल ने मेडिवल वो तो मतलब होता है ना मेडिवल एंटिक्विटी एरा में रहते थे ना, तो उन्होंने वहाँ से अब तक अब फ्यूचर की मतलब फ्यूचर कैसे देख लिया?" साउथ डेसोलेशन ने कहा, "हमारे इंसेक्टर लक पाथ कल्टीवेट करते थे,
पर उनकी विज़डम, पाथ नॉलेज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। लक खुद एक तरीके से अनसर्टेन है, वो मतलब कुछ फिक्स नहीं होता। एक चीज़ वह खुद ही अनसर्टेन है, मतलब फिक्स नहीं होता, इसी चीज़ का सिंबल है। और जब उन्होंने लक पाथ बनाया तो उन्हें इस दुनिया का ये जो बदलाव का रियल मीनिंग समझ आया। जब उन्होंने 88 ट्रुआंग बिल्डिंग बनाई थी, तब उन्होंने कहा था ये बिल्डिंग एक दिन गिरनी ही है, यानी गिरी जाएगी और उस दिन एक ग्रेट एरा शुरू होगा। या हुआंग एकदम से स्टन्ड रह गया, वो कहता है सच में? उन्हें पता था पहले से? ग्रेट एरा का मतलब क्या है? जब एक इमॉर्टल वल्नरेबल या डीमन वल्नरेबल पैदा होगा तभी तो ग्रेट एरा का मतलब होता है। समझ रहे हो? जब एक इमॉर्टल वल्नरेबल या डीमन वल्नरेबल पैदा हो, बहुत बड़ी बात थी। साउथ डेसोलेशन ने एकदम गहरी सांस ली। कहा, एंसेस्टर जायंट सन ने बहुत प्लानिंग की थी ताकि उनके डिसेंडेंट सर्वाइव कर सकें और ग्रेट एरा के तूफान में अपनी जगह बना सकें और सबसे बुरे केस में भी उनका ब्लड लाइन जिंदा रहे। या हुआंग ने बोला, चाहे हमारा ब्लड लाइन कमज़ोर हो गया हो, पर हमारा डिफेंस अभी भी है, मतलब डिफेंस कर सकते हैं। नॉर्थर्न प्लेन्स अभी भी हमारे कंट्रोल में है और अगर हम कुछ ना भी करें, लॉन्गेविटी हेवन तो है ही। साउथ डेसोलेशन ने सर हिला दिया और कहा, लॉन्गेविटी हेवन स्ट्रांग है, पर वो सिर्फ हमारे एंसेस्टर का इमॉर्टल प्राइमेसी है। ओह! अच्छा, लॉन्गेविटी हेवन प्राइमल सी है उसका। हेवनली कोर्ट के पास 3 इमॉर्टल वल्नरेबल के प्राइमल सी हैं और हर जनरेशन में उनके लोगों ने अपने ग्रोटा हेवन ऐड किए हैं। उनका फाउंडेशन हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है। देखो अभी, सेंट्रल कॉन्टिनेंट ने हम पर अटैक किया है। 3 रैंक 8 और 3 इमॉर्टल हाउसेस भेजे हैं। क्या हमारे पास ऐसी स्ट्रेंथ है? हुआंग हुआंग जो था अपना, या हुआंग एकदम से रुक गया। क्या? क्या सेंट्रल कॉन्टिनेंट ने इन्वेड कर दिया? साउथ डेसोलेशन ने कुछ एक्सप्लेन नहीं करा, सिर्फ बोला मेरे साथ चलो और वो ऊपर फ्लाई कर गया और या हुआंग तुरंत ही उसे फॉलो करने लगा। दोनों हेवनली वाइंड क्यूआई वॉल क्रॉस करके ब्लैक हेवन में घुस गए। साउथ डेसोलेशन की लीड में वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लाई करते रहे। कुछ देर बाद या हुआंग हैरान, ब्लैक हेवन इतना डेंजरस है, मैं कई बार यहाँ आया हूँ इमॉर्टल मटेरियल के लिए, पर आज तक इतना स्मूथ जर्नी नहीं देखा। लॉर्ड साउथ डेसोलेशन के पास से क्या ब्लैक हेवन का कोई मैप है जो हमें कोई रुकावट नहीं हुई और हम आराम से आ गए यहाँ पर? लेकिन सच में मतलब सच में ये था कि इमोरियल 9 हेवेंस में मैप काम नहीं करते थे, तो ये तो कोई बात ही नहीं होती, मतलब सेंस ही नहीं बनाते कि कोई मैप हो। क्लाउड्स एकदम कंसिस्टेंटली मूव कर रहे थे, कंसिस्टेंट एकदम मूव करने में, उनका कोई फिक्स्ड पैटर्न तो होता नहीं था। सेंट्रल कॉन्टिनेंट के लोगों का जर्नी भी एकदम स्मूथ था, पर उन्हें एस्ट्रल वाइंड फ्लाइंग हेवनली बोर का ग्रुप मिला, प्लस डार्क वेनमस स्नेक का भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी उनको। पर साउथ डेसोलेशन और या हुआंग को कोई प्रॉब्लम नहीं मिली, जैसे वो अपने गार्डन में ही वॉक कर रहे, उन्हें कोई दिक्कत ही नहीं हुई। आवाज आती है, ठीक है यही जगह है। साउथ डेसोलेशन वहीं पे रुक गया। या हुआंग भी उसके पास आया, थोड़ा सा कंफ्यूज था। यहाँ तो कुछ है ही नहीं और हवा भी नहीं चल रही, फिर लॉर्ड यहाँ क्यों रुक गए? अगले मोमेंट साउथ डेसोलेशन ने अपना जवाब एक्शन में दिया, बोला नहीं सिर्फ दिखा दिया। उसका पूरा बॉडी गोल्डन लाइट में चमकने लगा, जैसे एक सूरज का टुकड़ा हो। या हुआंग ने आंखें बंद कर ली, उसके दिल का जो धड़कन था एकदम तेज हो गया। ये तो ब्लैक हेवन है, इतनी ब्राइट लाइट से तो फियर्स बीस्ट अट्रैक्ट हो जाएंगे ना, हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं लाइट? पर सरप्राइजिंगली कोई बीस्ट ही नहीं आया लाइट होने पर भी। या हुआंग एकदम से हैरान, क्या ये सच में ब्लैक हेवन है? कुछ देर बाद साउथ डेसोलेशन का इमॉर्टल किलर मूव कंप्लीट हुआ। एक ग्रैंड डार्क गोल्ड पैलेस हवा में अपीयर हुआ। या हुआंग एकदम से स्टन रह गया, एक इमॉर्टल गू हाउस यहाँ छुपा हुआ था। फिर उसके दिमाग में फ्लैश हुआ, ये तो लक सप्रेशन हेवनली पैलेस है। क्लाइमेटी लक अल्टर, 88 रॉन्ग बिल्डिंग प्लस लक सप्रेशन हेवनली पैलेस, ये 3 इमॉर्टल गू हाउसेस थे जो जाइंट सन इमॉर्टल वंडेबल के पास थे। 88 रॉन्ग बिल्डिंग रखा गया था इंपीरियल कोर्ट बेसलैंड में, क्लाइमेटी अल्टर वाला लॉन्गेविटी हेवन में रखा गया था और ये जो लक्स ऑपरेशन हेवनली था पैलेस था, इसे ब्लैक हेवन में रखा गया था। 88 रॉन्ग बिल्डिंग वाला शायद खत्म हो गया होगा। इनके पास बचा है कौन सा? लक अल्टर वाला बचा है, क्लैमिटी लक अल्टर, जो कि लॉन्गेविटी हेवन में है। एक गू हाउस ये हो गया, दूसरा भी इस बंदे ने यहाँ से निकाला है, यानी इन लोगों के पास 2 गू हाउसेस हो चुके हैं। लेकिन अभी भी सेंट्रल कॉन्टिनेंट के पास 3 हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ छुपा हुआ था काउंटलेस सालों से। या हुआंग ने सोचा, एंसेस्टर जायंट सन ने इसे यहाँ क्यों छुपाया होगा? क्या प्लान था उनका ये? साउथ डेसोलेशन ने पीछे मुड़कर बोला, मेरे साथ चलो। दोनों अंदर गए। अंदर हॉल में एक आदमी बैठा था, कोई विल नहीं थी, एक रियल बॉडी थी। उसने आंखें खोली और उसने लाइटनिंग और गोल्डन रेडियंस निकाली, एकदम खतरनाक वाली। या हुआंग का दिल हिल गया।
ये तो ये तो इंसेक्टर जायंट सन जैसी आवाज आई, एक हाउल की आवाज आई। एक वुल्फ ग्रुप एकदम से गरजने लगा। सीन यहाँ पे शिफ्ट हो गया। अबे, जायंट सन वनरेबल अभी भी जिंदा है। अगर जायंट सन अभी भी जिंदा है तो ये तो, अरे, देखते हैं आगे। सीन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका था। हाउल की आवाज आई थी। एक वो ग्रुप था जो गरज रहा था ऐसे। तीन इमॉर्टल वो हाउसेस के पीछे था। वुल्फ की बॉडी लॉन्ग और स्लिम थी। आंखें और दांत एकदम ब्लैक और क्लॉस एकदम चमक रहे थे। होता है ना, नाखून नाखून दांत दांत एकदम चमक रहे थे। लेदर जैसी स्किन, आर्मर जैसा लग रहा था सब कुछ। ये थे नाइट हेवनली वुल्फ। इनका ग्रुप करीबन 10,000 से भी ज्यादा बड़ा था। और इनमें से जितने भी कुत्ते थे ना इसमें से हर एक कुत्ता भाई डेसरेट बीस्ट लेवल का था। नाइट हेवनली वुल्फ कहते हैं। कुत्ता वुल्फ नहीं होता, भेड़िया बोलेंगे ना, हाँ भेड़िया। हर और ना इनके जो वुल्फ थे, इनके बीच वुल्फ किंग भी होगा ऑफ कोर्स, और जो कि वुल्फ किंग था वो था एशियन डेसरेट बीस्ट। इस ग्रुप का लीडर वुल्फ एम्परर रैंक 8 बेटर स्ट्रेंथ वाला मॉन्स्टर था। वाई लिंग यांग बोला, हम घिरे हुए हैं, अब बचकर नहीं निकल सकते। बी चेंतियान बोला, सोच भी नहीं सकते थे कि वुल्फ एम्परर के पास एक वाइल्ड रैंक 8 इमॉर्टल गो होगा जो ट्रेसेस हाइड कर देता है। मैरिट टाइडल डक बोला, ब्लैक हेवन में ऐसे बड़े वुल्फ ग्रुप रेयरली मिलते हैं और हम सीधा उन्हीं से टकरा गए। बहुत बढ़िया। तीनों रैंक 8 गो इमॉर्टल ने तुरंत ही कम्युनिकेट किया। वाई लिंगयांग चिल्लाया, नॉर्थ वेस्ट साइड चार्ज करो। एजलिंग कैम ने फ्रंट में पाथ खोला। उसका ऑरा बहुत बढ़ गया। इमॉर्टल एसेंस तेज स्पीड से यूज हो रहा था। उनके सामने एक जायंट एनर्जी का हॉर्न बन गया। जैसे गेंडे का हॉर्न होता है ना, ऐसी वो जो गू हाउस है, ऐसा मान लो घर के आगे एक हॉर्न निकल गया और जिससे वो जो हॉर्न है एकदम आगे स्पीड में बढ़ता जा रहा हो, जो भी आ रहा हो सबको चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा हो, रास्ता बनाते हुए ताकि यहाँ से भाग सकें। ऐसी सिचुएशन थी। उनके पीछे कैनरी पवेलियन प्लस वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग भी फॉलो कर रही थी। बैटल इंटेंस टेरिफाइंग थी। तब वुल्फ एम्परर ने खुद अटैक करा। उसके ह्यूज क्लॉस ने इमॉर्टल को हाउसेस को भाई जोर से उड़ा दिया। एकदम पहाड़ में एकदम टकरा गए, ऐसी हालत हो गई। एकदम मारा तो एकदम रुक गए, टूटा नहीं लेकिन रुक गया गो हाउस। पर हर इमॉर्टल गो हाउसेस में रैंक 8 इमॉर्टल था, इसलिए उन्होंने अपनी फुल पावर दिखाई और काउंटलेस वुल्फ को मार डाला। लेकिन वुल्फ ग्रुप का जो ये जो मतलब ग्रुप था, इसकी जो टैक्टिक थी कि इनको घेर के रखना है, वो बहुत ही एडवांस थी। तीनों गो हाउसेस ने मतलब फुल चार्ज कर एकदम फुल ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन हो ही नहीं पाया। जो इनका सर्कल था टूट ही नहीं पाया। आखिर में वुल्फ एम्परर ने एक लाउड हॉल किया और पूरा वुल्फ ग्रुप एकदम से पीछे हट गया, क्योंकि भाई उसका नुकसान हुआ था। लड़ाई खत्म हुई, नुकसान अभी इनका भी ज्यादा था और वुल्फ ग्रुप का भी ज्यादा था। वुल्फ ग्रुप के लॉसेस इतने बड़े थे कि वुल्फ एम्परर और रिस्क नहीं लेना चाहता था। तीनों इमॉर्टल गू हाउसेस बैडली डैमेज हो गए थे। कई गूवम डिस्ट्रॉय हो गए थे। तीन इमॉर्टल गू मतलब वो जो तीन इमॉर्टल गू थे साथ इनके लाए होंगे, वो भी टूट गए थे। क्या बोले, हालत खराब थी इनकी भी। रैंक 8 इमॉर्टल्स भी एकदम थके हुए थे, इंजर्ड थे। उनका इमॉर्टल एसेंस खत्म होने के एकदम करीब था। बी चैन तियान बोला, जितना नॉर्थर्न प्लेन्स के पास जा रहे हैं उतना मुश्किल होता जा रहा है। मेरे टाइडल ड्रैगन जो था वो भी बोला, हम मतलब अब तक हम ना 5 वुल्फ ग्रुप्स को फेस कर चुके हैं, 5 बार लड़ चुके हैं ग्रुप से। और ऊपर से ना ड्रैगन, क्रोकोडाइल, घोस्ट, स्प्लिट फॉक्सेस जैसे सारे बीस्ट आर्मीज हम पे टूट पड़ी हैं। एकदम बहुत खतरा लग रहा है। पहले कोई खतरा नहीं आ रहा था, अब खतरे पे खतरा आ रहा है। ये कहीं उसकी वजह से तो नहीं हो रहा? जायंट सन तो नहीं कर रहा? वो जिंदा है यार अभी भी। लेकिन अभी भी क्या वो रैंक 9 है? पता नहीं। वाइलिंग यांग बोला, बीस्ट से ज्यादा डेंजरस है ब्लैक व्हाइट ओवरटर्निंग क्लाउड्स। उनके चक्कर में वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग मुश्किल से बचा था। फिर वाई लिंग यांग बोला, थोड़ा रेस्ट लेते हैं और इमॉर्टल गो हाउसेस रिपेयर करते हैं। जैसे ही तीनों गो हाउसेस से रुके, आसमान में काउंटलेस रेड लाइट्स चमकने लगे। पूरा एरिया एक वेड ग्लो में चमक गया, जैसे लाल फूलों का हजारों पेटल्स दिख रहे हों और एकदम खिल गए हों। फ्लेम्स एकदम चमक रही थी। बी चैन तियान तुरंत चिल्लाया, ओ नो, ये तो ब्लैक हेवन का स्पेशल फिनोमिना है, ब्लैक लार्टेंस। और उनके अंदर ब्लाइंड फायर होता है, मत देखो उन्हें। उन्हें तुरंत ही, जितने भी लोग थे ना, तुरंत ही उन्होंने आंखें बंद कर ली। पर देर हो चुकी थी। कई गो इमॉर्टल ने एक बार तो नजर मिला ली थी और उनका विजन चला गया, अंधे हो गए। तीनों गो हाउसेस के अंदर स्क्रीम्स और क्योस की आवाज आने लग गई। जाओ लियान सेफ थे क्योंकि वो अंदर वाली साइड में थी और ये जो यूजी था वो उससे बात कर रही थी। तो यूजी ने सब देख लिया था, तो उसे पता था, तो उसने बता दिया था और आंखें बंद कर ली थी। वो एक्सपीरियंस बंदा था, इसलिए ऐसा नहीं होने दिया, उसने बचा लिया। कई लोग विंडोज के पास भी खड़े थे और खड़े होकर देख रहे थे। उन्होंने भाई हज़ारों ब्लाइंड लार्टेन्स देखी थी और उनकी आँखें इतनी ख़त्म ही हो गई, दिखी आँखें ही नहीं बची। तीनों इमॉर्टल गो हाउसेस ने तुरंत ही एस्केप करना स्टार्ट करा। ब्लैक लार्टेन्स से कोई फिज़िकल डैमेज नहीं होता था, पर विज़न चला जाता था, यानी देखा तो तुम गए। वो क्विकली उन्हें क्रॉस करके यहाँ से निकल गए।
काउंट करने पर पता चला कि 3 लोग परमानेंटली अंधे हो गए और 7 लोगों की आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक हो गई। ये लोग अब बैटल में कमज़ोर पड़ जाएँगे, पर हाई कॉस्ट हीलिंग इमॉर्टल गू के ज़रिए थोड़ा रिकवर करना पॉसिबल था। फिर भी वो ट्रेज़र येलो हेवन से ही लेना पड़ेगा। बी चैन तियान बोला, वुल्फ ग्रुप से बचकर तो रेस्ट लेने आए थे, लेकिन ये सीधा ब्लैक लार्टेन के सेंटर में कहाँ से आ गए? इतना गंदा लक हमारा कैसा हो सकता है? तब वाइलिंग यांग ने कहा, रुको, वो क्या है? आगे से एक आंट्स का स्वैम्प आ रहा था। हर एक आंट एक गूवर्म थी, जिनका नाम था नेदर आंट। नेदर से तो माइनक्राफ्ट की याद आती है और नेदर अच्छी जगह तो बिल्कुल नहीं होती है। तो ये भाई इनके तो लगे पड़े हैं। मैरी टाइडल डक चिल्लाया, भाई जहाँ नेदर आंट्स होती है ना, वहाँ उनके पीछे एक सोल बीस्ट आर्मी होती है। लाखों, शायद मिलियन, नहीं उससे भी ज़्यादा, करोड़ों के करीब। भागो, जल्दी भागो। तीनों मॉडल गू हाउसेस अभी भी रिपेयर नहीं हुए थे, अभी भी नहीं हुए और फिर भी भागे जा रहे थे और क्या बोले, बहुत मजबूर हो गए थे ये। अब बताओ गाइस, हेवेंसविल बड़ा या लक बड़ा? हेवेंसविल इतने गंदे नहीं लगाता किसी के जितने इनके लग रहे हैं, इतने गंदे नहीं यार। हेवेंसविल फिर भी और ज़्यादा लगा सकता था। क्या बोले, मेरे को समझ नहीं आता हेवेंसविल और ये जो लक है, कौन जीतेगा इसमें? आगे सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है लक सप्रेशन हेवेली पैलेस के अंदर। जाइंट सनी मोटर वनरेबल एक्चुअली फ्रंट में, सीधा उनके फ्रंट में खड़ा था। या हुआंग के सामने अपीयर था। तो या हुआंग एकदम शॉक में था, यकीन ही नहीं हो रहा कि वो सामने है। तो यहाँ पे साउथ डेसोलेशन कहता है कि मैं साउथ डेसोलेशन रिस्पेक्ट देता हूँ इमॉर्टल वनरेबल को। या हुआंग भी कहता है कि मैं भी डिसेंडेंट ग्रीट करता हूँ अपने इंसेक्टर को। या हुआंग भाई एक्साइटमेंट में एकदम भाई कांपे जा रहा था, एकदम घुटनों के बल आ गया था, आंसू बहे जा रहे थे उसके। जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल हल्का सा मुस्कुराया, कहा, स्टैंड अप, मेरा जो मेन बॉडी है पहले ही मर चुका है, अब मैं बस एक कॉप्स बैठा हूँ, यानी एक लाश तुम्हारे सामने। या हुआंग शौक में अपना सर उठाया, धीरे धीरे इंस्पेक्ट करके देखा, तब उसने फाइनली समझा कि जाइंट सन इमॉर्टल वनरेबल जिंदा नहीं है, वो एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी था। ओह। सिंस रेड लोटस डीमन वनरेबल ने फेड गू को डैमेज किया था, दुनिया के सब सोल्स लिविंग रियलम में रह सकते थे। तब से ज़ॉम्बीज़ अपीयर हुए थे। ग्रेजुअली जब गू इमॉर्टल को लाइफ स्पैन कम लगने लगा, तो वो लोग ज़ॉम्बीज़ बन जाते, इमॉर्टल ज़ॉम्बीज़ बन जाते। उनके लिए बेस्ट अल्टरनेटिव था ज़िंदा रहने के लिए। हेवनली कोर्ट ने इसको रोकने की कोशिश की, पर ह्यूमन डिज़ायर को रोक ही नहीं पाए और ज़्यादा इमॉर्टल ज़ॉम्बीज़ 5 रीज़न में दिखने लगे। ऑर्डिनरी गू इमॉर्टल्स भी इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन सकते थे। तो जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल का ना बनना कोई बड़ी बात तो नहीं थी, ये तो सही था। ये सोच के या हुआंग के जो डाउट्स थे अब धीरे-धीरे खत्म होने लगे कि क्यों ज़िंदा है वो। जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल ज़ॉम्बी था। आगे कहता है, अभी मेरा मेन बॉडी के अलावा इस बॉडी के अंदर सिर्फ़ कुछ रेमेंट सोल बची है, बस एक रेमेंट सोल। या हुआंग फिर भी बहुत एक्साइटेड था। मतलब ये विश्वास मतलब होता है ना, देखो रैंक 9 जो इनका इंसेक्टर अभी तक ज़िंदा हो तो कितनी बड़ी बात है ना? सीधा फर्स्ट फर्स्ट बंदा, सबसे पहला इंसेक्टर। वो कहता है, हमारे हुआंग जिन ब्लड लाइन का सोर्स आप हो, हमारे कॉमन इंसेक्टर हो। जब आप खुद दिख जाओगे, सारे हुआंग जिन ट्राइब पहले ही कॉन्फ्लिक्ट बंद कर देंगे और एक हो जाएँगे। पूरा नॉर्थर्न प्लेन्स एक ही हो जाएगा, हुआंग जिन का ही हो जाएगा। जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल ने सर हिलाया, कहा, मेरा मेन बॉडी बहुत पहले ही मर गया। मैं रैंक 9 क्रॉस नहीं किया और इटर्नल लाइफ नहीं पाई। मुझे दिखाने का क्या ही फ़ायदा? मैं बस लोगों के लिए एक मज़ाक बन जाऊँगा। जायंट सन इमॉर्टल ज़ॉम्बी था। आगे कहता है, और मेरी बॉडी में सिर्फ़ एक अटैक बचा है। बस सिर्फ़ एक अटैक मैं कर सकता हूँ और थोड़ा भी मैं मूव करूँगा तो वो खर्च हो जाएगा। या हुआंग शॉक में कहता है, पर उसकी आँखों में जो एडमायर था, वो एक्साइटमेंट था, वो फ़ेड नहीं हुआ, वो अभी भी उतना ही था। यानी वो अभी भी बहुत रिस्पेक्ट से देख रहा था। वो कहता है, क्या सिर्फ़ एक अटैक? इवन इफ इंसेक्टर सिर्फ़ एक अटैक कर सके, वो डेफ़िनेटली हेवन एंड अर्थ को हिला देगा। सन, मून भी भाई सफ़ेद पड़ जाएँगे। जायंट सन इमॉर्टल ज़ॉम्बी था, तो वो हल्का-सा हँसा। वो कहता है, वो तो नेचुरली सही है, पर इस पे डिपेंड मत करो। ये जो एक अटैक है मेरा, इस पे डिपेंड मत करो। यानी भाई कहना चाहता है, देखो जायंट सन इमॉर्टल वनरेबल ज़िंदा नहीं है, यहाँ पे बस एक लाश है जो कि इमॉर्टल ज़ॉम्बी वाली है। और अगर ये लाश ज़रा से भी हिली तो भाई का एक अटैक मिस हो जाएगा, यानी खराब हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, फिर अटैक नहीं कर पाएगा वो। और एक अटैक से उसका मतलब ये है कि ज़ॉम्बी वाला अटैक नहीं, जब वो रैंक 9 पे हुआ करता था कभी, वो वाला एक अटैक कर सकता है। रैंक 9 की पावर दिखा सकता है सिर्फ़ एक बार, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो आगे कहता है, मैं लक्स सप्रेशन हेवनली पैलेस यहाँ नॉर्थर्न प्लेन्स डिफेंड करने के लिए रखा, पर मैंने ये बॉडी एक और रीज़न से छोड़ी है।
मुझे एक फ़ेवर रिटर्न करना है। या हुआंग एकदम से शॉक्ड, क्या? एक फ़ेवर? जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल इमॉर्टल ज़ॉम्बी बना और लक्स ऑपरेशन हेवनली पैलेस में 3 लाख साल यानी 300,000 ईयर्स रुका सिर्फ़ एक फ़ेवर वापस करने के लिए। कौन वो था जो कि एक ग्रेट इमॉर्टल वल्नरेबल को फ़ेवर मतलब करवा सकता है, यानी उसको फ़ेवर में ला सकता है। और वो फ़ेवर इतना बड़ा कैसे था कि जायंट सन इमॉर्टल वल्नरेबल को ये सब करना पड़ा। मतलब बहुत बड़ी बात थी। या हुआंग बहुत ही कन्फ्यूज़ था, पर जायंट सन इमॉर्टल ज़ॉम्बी ने एक्सप्लेन नहीं किया, बस बोला, "अभी सेंट्रल कॉन्टिनेंट इन्वेड कर चुका है, पर मैं उनको रोक नहीं सकता। मेरे पे भरोसा मत करो। तुम सब तुम दोनों पे ही डिपेंड करेगा क्योंकि तुम रैंक 8 हो ना इसलिए।" या हुआंग स्लोली थोड़ा-सा एक्सप्रेशन खराब हुए उसके, वो खड़ा हुआ। "सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमॉर्टल स्ट्रॉन्ग हैं, लाइनअप वाले हो सकते हैं, पर हमारे पास लक्स ऑपरेशन हेवनली पैलेस है। मैं हूँ लॉर्ड साउ और कहता है मैं हूँ और साथ में मेरी लॉर्ड साउथ डिसोल्यूशन है। एनसेक्टर फ़िक्र मत करो, मैं इन लोगों का हर हाल में डिफेंस करूँगा, चाहे मेरी लाइफ़ देनी पड़े, बिना हेजिटेट करे करूँगा।" जायंट सनी वाटर ज़ॉम्बी ने या हुआंग को देखा और फिर आँखें बंद करके इनएक्टिव स्टेट में वापस चला गया, यानी सो गया मान लो। इस वक़्त वो स्टैच्यू जैसा लग रहा था, वो बोलता नहीं था। या हुआंग को समझ नहीं आ रहा था कि क्यों? तब साउथ डेसोलेशन इमॉर्टल ने उसके शोल्डर पे हाथ रखा, कहा कि कम विद मी, मेरे साथ चल। दोनों मतलब इमॉर्टल थे, मेन हॉल छोड़कर सीधा आगे थोड़ा-सा पीछे वाले हिस्से में गए। या हुआंग अभी भी थोड़ा-सा एक्साइटमेंट में ही था। वो कहता है प्लीज़ मुझे ऑर्डर्स दो, लॉर्ड साउथ डेसोलेशन, जो भी मेरे को कुछ करना पड़ेगा मैं तो अब करूँगा ही। साउथ डेसोलेशन इमॉर्टल ने सर हिलाया, कहा लक्स ऑपरेशन हेवनली पैलेस एक रैंक 8 इमॉर्टल गो हाउस है। इसको एन्सेक्टर जायंट सन ने खुद हेवन एंड अर्थ लक ट्रू इनहेरिटेंस यूज़ करके बनाया था। एन्सेक्टर जायंट सन का फोरसाइट बहुत ह्यूज था। उसने लक्स ऑपरेशन हेवनली पैलेस यहाँ 300,000 ईयर्स के लिए रखा, इस एरिया को सप्रेस करते हुए अब तक। क्या तुम्हें पता है हेवन एंड अर्थ लक क्या होता है? या हुआंग थोड़ा-सा एकदम डेज़ था, वो समझ नहीं पाया, बस उसने एक वर्ड रिपीट करा, हेवन एंड अर्थ लक। साउथ डेसोलेशन इमॉर्टल इंतज़ार नहीं किया, वो मुस्कुराया, कहता है कि एक इंसान का अपना लक होता है, एक बीस्ट का अपना लक होता है, एक घास का भी अपना लक होता है, किसी भी लाइफ फॉर्म का एक लक होता है। उसके अलावा रॉक, रिवर उनका भी लक होता है और इस पूरे हेवन एंड अर्थ का भी एक हेवन लक होता है और अर्थ लक होता है। साउथ डेसोलेशन इमॉर्टल ने आगे बोला, हेवन एंड अर्थ लक ट्रू इनहेरिटेंस हेवन एंड अर्थ की प्रोफाउंडिटीज़ को डिकोड करता है, उनको रिसर्च करता है, यूज़ करता है और चेंज करता है। साउथ डेसोलेशन आगे कहता है, ये बात छोड़ो कि ये 3 रैंक 8 गो इमॉर्टल 3 इमॉर्टल गो हाउसेस लेके आए थे। अगर वो डबल नंबर में भी आ जाते, जब वो यहाँ आते, तो वो दो मतलब वो डन हो जाते, यानी वो एक तरीके से उनका हो जाता काम। साउथ डेसोलेशन इमॉर्टल ने आगे कहा, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम अपनी लाइफ रिस्क करो। तुम लॉन्गेविटी हेवन के बाहर एक लौते रैंक 8 हुआंग जिन ब्लडलाइन के डिसेंडेंट हो। या हुआंग थोड़ा-सा कहता है शॉक में, हैं? हाँ। साउथ डेसोलेशन इमॉर्टल कंटिन्यू करते हुए कहता है, मेरी लाइफ स्पैन बहुत कम बची है। इतनी देर सर्वाइव करने के बाद लाइफ स्पैन गो मेरे पे काम करना बंद कर दिया। अब मैं चाहता हूँ तुम मुझे देखो कैसे इन इमॉर्टल गो हाउसेस को मैनिपुलेट करता हूँ और इन सेंट्रल कॉन्टिनेंट गो इमॉर्टल को एलिमिनेट करना। जब मैं मर जाऊँगा, तुम मेरा पोज़ीशन इनहेरिट करोगे एज़ अ साउथ डेसोलेशन। या हुआ कि एकदम आँखें फट गईं, वो एकदम ज़ोर से एकदम घूर के कहता है, लॉर्ड साउथ डेसोलेशन, वो चिल्लाया। वही तो मैं कह रहा हूँ, इनका कहने का क्या मतलब था? लक्स सेपरेशन है ये जो ब्लैक हेवन के अंदर था, उसने बोला ब्लैक हेवन इनके गार्डन जैसा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, इतना स्मूथली इन्होंने ट्रैवल करा ब्लैक हेवन के कुछ स्पेसिफिक एरिया में जहाँ पे लक्स सेपरेशन टावर था। या हो सकता है पूरे ब्लैक हेवन में भी कर सकते हैं ट्रैवल, कोई दिक्कत ना आए इनको। क्योंकि जायंट सन ने पहले प्लान करके रखा था यार, वो अभी तक ज़िंदा है, बस इमॉर्टल ज़ॉम्बी बन चुका है और एक फ़ेवर अदा करना है भाई, पता नहीं किसने फ़ेवर दिया होगा। लांग या ब्लेस्ड लैंड से फ़ेवर मिला है या थीविंग हेवन डीमन वनरिवर से फ़ेवर मिला है। हो सकता है किसी न किसी का तो फ़ेवर होगा इन दोनों में से या किसी और का हो सकता है, क्या पता। लेकिन जो भी यहाँ पे हो रहा है, ये सेंट्रल कॉन्टिनेंट वाले लोगों के साथ जो भी उनके ऊपर दिक्कत आ रही है, वो तो शायद इसी वजह से आ रही है क्योंकि इतने सारे चीज़ों का उन्होंने सामना करा ब्लैक हेवन के अंदर। हो सकता है कि ब्लैक हेवन के अंदर इतना कॉमन होता ही हो सामना करना, या ये भी हो सकता है कि सिर्फ़ इसी वजह से इनके ऊपर बैड लक आ रहा हो। जायंट सन के कुछ प्लानिंग्स होंगी उनकी वजह से, या साउथ डेसोलेशन ने कुछ एक्टिवेट करा होगा उसकी वजह से, या लक्स ऑपरेशन टावर होगा उसकी वजह से, या अब जो ये लोग आगे करेंगे उसकी वजह से। पता नहीं, देखेंगे, पता चल जाएगा कि क्या हो रहा था ऐसा। सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है, दिखा जाता है वाइन स्लीप
वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग के अंदर सब कुछ यहाँ पे साइलेंट था। ब्लैक लार्टेन्स हवा में थी, बारिश और लाइटनिंग जैसे थी, और एक यूनिक फेनोमेना ब्लैक हेवन के अंदर था जो कि हम देख चुके हैं। उनके पास प्रोटेक्शन था, पर ब्लैक लार्टेन इतने सडनली अपीयर हुए थे कि कुछ लोगों का तो हालत खराब हो गई थी। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि कैनरी पवेलियन और वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग और एजलिंग कैंप तीनों एग्जैक्टली उस सेंटर में थे जहाँ काउंटलेस ब्लैक लार्टेन्स एकदम से बूम करके आए थे। नॉर्मली जब रैंक 8 गो इमॉर्टल ब्लैक हेवन एक्सप्लोर करते हैं, अगर उन्हें कहीं भी ब्लैक लार्टेन दिख जाए तो वो दूर से ही उनको अवॉइड करते हैं। पर इस बार सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमॉर्टल अभी-अभी नाइट हेवनली वुल्फ ग्रुप से बच के निकले थे। उन्होंने थोड़ा-सा रिलैक्स ही किया था, इसी वजह से ब्लैक लार्टेन का जो सडन अपीयरेंस था, उन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज कर गया क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चला, सडनली अटैक हुआ था। वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर शी ज़ैंग यी कहता है, "फादर, आपकी आँखें।" उसकी आँखों में एक आँसू थे और वो रो पड़ा था क्योंकि शायद उसके फादर की आँखें चली गईं। उसका फादर शी जी एक फेमस रैंक 7 गो इमॉर्टल एक्सपर्ट था और सोचने वाली बात ये थी कि वो उन तीनों लोगों में से एक था जो अंधे हो गए थे परमानेंटली। जब ब्लैक लार्टेन आए, शी जी एक इन्वेस्टिगेट किलर मूव यूज़ कर रहा था वुल्फ ग्रुप को ऑब्जर्व करने के लिए, और वो मूव बहुत ही पावरफुल था। पर इसी के चक्कर में उसने मतलब अपना विज़न लॉस कर दिया और कन्फर्म हो गया कि शी जी अब कभी देख नहीं पाएगा। पर शी जी बड़ा शांत था, उसने हाथ बाँध के शी ज़ेंग यी के सर पे हाथ रखा जो कि उसका बेटा था जो रो रहा था। शी जी कहता है, "तो क्या हुआ अगर मैं अंधा हो गया? मेरे पास हज़ारों मेथड्स हैं और काउंटलेस इन्वेस्टिगेट किलर मूव भी हैं। विज़न चली गई पर मैं फिर भी कल्टीवेट और फाइट कर सकता हूँ। क्या प्रॉब्लम है क्या इस चीज़ में?" शी ज़ेंग ने अपना सर झुका लिया, दाँत एकदम कस लिए, आँखों में आँसू थे। शी जी सॉफ्टली कहता है, "मेरे बेटे, आसानी से मत रो। गो इमॉर्टल का कल्टीवेशन हमेशा डेंजर से भरा होता है। जब तक हम ज़िंदा हैं, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कमज़ोर लोगों की तरह रो मत। तुम्हें स्टोरीज़ सुनना पसंद है ना? सोच उनके प्रोटैगनिस्ट कैसे जिए थे जो उनके साथ गलत हुआ था। शी ज़ंगी कहता है, फादर आई अंडरस्टैंड। वो आँसू पोंछता है। इवन रैंक 7 एक्सपर्ट सीज़ी भी अपने साइट खो चुका था। ये देखकर ज़ाओ लियान का दिल एकदम भर गया। उसे लगा कि वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग उतना सेफ नहीं है जितना लग रहा है। यानी देखो, ये इमॉर्टल गो हाउस के अंदर थे, फिर भी इतना डैमेज हो गया। क्या लव गू इसको ठीक कर सकता है? लव गू तो कुछ भी कर सकता है यार, लव गू तो मिरेकल तक कर सकता है, तो क्या पता वो कर दे। पर तुरंत ही उनका दिमाग मा होगन के ऊपर आया। ज़ाओ लियान ने सोचा, मा होगन, मेरा इंतज़ार करना, चाहे कितने भी डेंजर और मुश्किल आएँ, मैं तुम्हें ढूँढ के रेस्क्यू करूँगी। उसने अपने आप को एक थोड़ा-सा मोटिवेट करा, उसकी आँखों में डिटर्मिनेशन चमक रहा था। ज़ाओ लियान ने पूछा, ये जी, तुम ठीक हो? ये वही बंदा था जिसका अजीब-सा नाम है। उसके पास बैठा यंग गो इमॉर्टल ने आँखें बंद कर रखी थी। वो ब्लैक लार्टेन दिखने के बाद से ग्राउंड पे बैठा हुआ था, अपना इमॉर्टल किलर मूव चलाकर खुद को हील कर रहा था। ज़ाओ लियान के पूछने पर ये जी ने आँखें नहीं खोली, बस बोला, थैंकफुली मैंने टाइम पे रियलाइज़ कर लिया था, आँखें बंद कर दी थी। अगर थोड़ा-सा भी डिले होता, मैं खुद को हील ही नहीं कर पाता। शायद इसको थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है। उसके बाद ये जी चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। उसकी फ़ोरहेड पे अभी भी थोड़ा बहुत पसीने आ रहे थे, यानी हालत इसकी भी सही नहीं थी। धीरे-धीरे तीनों इमॉर्टल गो हाउसेस के अंदर सब गो इमॉर्टल चुप हो गए। एटमॉस्फेयर सीरियस हो गया था, हेवी लग रहा था। बाहर से क्रीपी सोल हाउस सुनाई दे रहे थे। इमॉर्टल गो हाउस के उनके इफ़ेक्ट को कम भी कर रहा था, यानी जो हाउल थे, ये रोने की, चिल्लाने की जो आत्माओं की आवाज़ थी, वो इफ़ेक्ट आवाज़ें कम कर रहा था, लेकिन फिर भी सुनाई तो दे रही थी, जिससे सब लोग डिस्टर्ब हो रहे थे। बू ज़ेंज़ी ने वरी में एकदम बाहर देखा और बोला, बू ज़ेंज़ी कहता, "ओह नो! हम सोल बीस्ट आर्मी से घिरे हुए हैं।" ज़ाओ लियान ने तुरंत ही बाहर देखा, शॉक हो गई। उसने देखा काउंटलेस नेदर आंट गू तीनों इमॉर्टल गू हाउसेस को घेर रहे थे, जैसे ब्लैक रिवर के एंडलेस वेव उनको चारों तरफ से एकदम भाई घुमा रहे हों, एकदम घूम रहे हों उनके आस-पास, एकदम भाई घेर रखा था इनको, दोबारा से प्रॉब्लम में है। ये पहुँच भी पाएँगे सही सलामत नॉर्थर्न प्लेन्स? पहुँच जाएँगे यार, इनके साथ लव गो भी तो है। लव गू तो कुछ भी कर सकता है। अब मुझे तो ऐसा ही लगता है यार। बाहर का सीन एकदम फुल कियोस्क वाला था। काउंटलेस नेदर आंट गो हर जगह फैली हुई थी। उनके बीच में सोल बीस्ट के फिगर भी दिख रहे थे। ये आर्मी इतनी बड़ी थी कि उनका ऑरा एक माउंटेन रेंज जितना बड़ा हो। अगर वो मूव करते तो सुनामी जैसे पावर सब कुछ उनको उड़ा देती। सिर्फ आर्मी का साइज़ ही शॉकिंग नहीं था, उनमें एशिएंट और इमोरियल सोल बीस्ट भी थे। गो इमॉर्टल उनके अंदर मल्टीपल वाइल्ड इमॉर्टल गो का प्रेजेंस भी फील कर पा रहे थे। एक ने कहा, 5 इमोरियल सोल बीस्ट। दूसरा बोला, अभी हम ब्लैक लार्टेन से निकले ही थे और अब यहाँ पे सोल बीस्ट आर्मी आ गई। तीनों रैंक 8 गो इमॉर्टल ने सीक्रेट टेलीपैथिक कन्वर्सेशन स्टार्ट की। उन्होंने क्लियरली लग रहा था कि अब तो कुछ गड़बड़ है, इतना बैड लक तो नॉर्मल नहीं हो सकता। वाई लिंग यांग ने सीरियस टोन में कहा, लगता है अब हमें अपनी ट्रिप
में थोड़ा-सा थोड़ा नहीं मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरे सीन देखने पड़ सकते हैं, प्रिपेयर रहना पड़ेगा। बी चैंतियान ने गुस्से से अपनी मुट्ठियों को बंद कर लिया, कहा डैम इट! जब से रेड लोटस डीमन वनरेबल ने फेट गू को डैमेज किया है, तब से डोर ऑफ लाइफ एंड डेथ वीक हो गया है। अब स्ट्रॉन्ग सोल्स एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो पा रहे उसके अंदर और बहुत सारे पावरफुल सोल्स इन सी वर्ल्ड में रह जा रहे हैं, बचे हुए हैं। जब स्पेक्टर सोल डीमन वनरेबल ने असेंड किया था, वर्ल्ड बदल गया था। सोल बीस्ट हर जगह दिखने लगे थे। अब तो ब्लैक हेवन में इनकी इतनी पॉपुलेशन हो गई कि कंट्रोल करना मुश्किल है। कब मिलेगा हमें पीस? मैरिड टाइडल डक ने बोला, जल्दी ये तियान माउंटेन की बैटल के बाद ज़्यादातर इमॉर्टल ज़ॉम्बीज़ डिस्ट्रॉय हो गए। ये सब वो लोग थे जो फेट से बचे हुए थे। अब जब वो ख़त्म हो गए, फेट इमॉर्टल गू को रिपेयर करना ईज़ी हो गया। ग्रैनी शाह अब रिपेयर कर रही है। बिना एक तरीके से इनफेलिबल ब्लेसलैंड के दावमार्क के भी प्रोग्रेस फ़ास्ट हो गया है उसको रिपेयर करने का। वाई लिंगयान ने भी वार्न किया, कहा ध्यान दो, सोल बीस्ट आर्मी आ रही है। अभी हमारा काम सिर्फ एक ही है, किसी तरह इनके बीच से निकल जाना। मैंने टाइटल डक ने बोला, सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा थीविंग हेवन डीमन वनरेबल का घोस्टली कंसीलमेंट किलर मूव। जो बीस्ट ये जो सोल बीस्ट के लिए कंप्लीटली एक तरीके से अनडिटेक्टेबल है, यानी वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे अगर हमने यूज़ करा तो। पर वो मूव मेरे पास नहीं है। अभी के लिए मैं अपना ड्रैगन फ्लो एस्केप यूज़ करूँगा। उसने ऐड किया, लेकिन इस मूव में मुझे अपने साथ तीनों इमॉर्टल गू हाउसेस और उनके अंदर के इमॉर्टल्स को भी ले जाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ चला दिया तो अगले 3 दिन तक फाइट नहीं कर पाऊँगा। डिस्कशन के बाद तीनों ने डिसाइड किया कि मैरिड टैडल ड्रैगन का प्लान ही फॉलो करते हैं। रोर आवाज़ आई, ड्रैगन्स की लाउड एकदम गुर्राहट की आवाज़ आई। आसमान में काउंटलेस फ्लाइंग ड्रैगन पैंथम अपीयर हुए, तीनों इमॉर्टल हाउसेस को सराउंड करते हुए। व्हाइट ड्रैगन पैंथम एक ब्राइट लाइट रिवर जैसा लग रहा था। थाउजेंड्स ऑफ ग्लोइंग ड्रैगन एक साथ मूव कर रहे थे, फुल अनस्टॉपेबल फोर्स के साथ तीनों इमॉर्टल हाउसेस को ले जाते हुए। सोल बीस्ट आर्मी चिल्लाई, रोर करते हुए सामने आई और बहुत सारी एकदम वॉल क्रिएट कर दी सोल से ही। पर ड्रैगन फ्लो एस्केप इतना पावरफुल था कि उसने फोर्सफुली एक रास्ता तोड़ दिया। तीनों इमॉर्टल हाउसेस का एक डेंजरस चेस के बीच निकल गए। सोल बीस्ट ने भी पीछा नहीं छोड़ा, पूरा आर्मी उनके पीछे लग गया था। मेरे टैडल ड्रक ने ड्रैगन फ्लो एस्केप डीएक्टिवेट कर दिया था और हिम्मत आगे भी नहीं करी है। वो अपनी लिमिट पर आ चुका था, इमॉर्टल एसेंस बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। ये चेस फुल एकदम 6 घंटे तक चली, जब जाके सोल बीस्ट आर्मी फाइनली रुक गई। उनका ध्यान एक दूसरे डार्क वेनमस स्नेक ग्रुप पर चला गया। मेरे टैडल ड्रक जो था एकदम थक गया था। वो कहता है, मैं तो हो गया भाई, मेरा तो डन हो गया। अब मुझे कम से कम 7 डेज़ रेस्ट करना पड़ेगा, आगे तुम लोग ही सँभालना। यानी अब ये 2 रैंक 8 हो गए। एक तो इनका तो रेस्ट चालू हो गया एक का। उसका चेहरा बिल्कुल व्हाइट हो गया था, आँखों में ब्लड वेन्स दिख रही थी, पूरी तरह से एकदम ख़त्म हो चुका था भाई अपना थक के मारे। जैसे ही उसने किलर मूव स्टॉप किया, वो सीधा एकदम भाई पीछे गिरा और डीप स्लीप में चला गया, एकदम सो गया। सोते हुए उसकी बॉडी के आस-पास थिक फॉग बनी, वो धीरे-धीरे ककून बन गई और 2 घंटे में वो ककून एक पेल व्हाइट ड्रैगन एग बन गया। एक इमॉर्टल बोला, फाइनली हम उन सोल बीस्ट से फ्री हो गए। शायद ये जो ककून और ड्रैगन बना है ना, तो ये उसके रिकवर होने का तरीका होगा। अब आगे देखते हैं। वो 7 दिन बाद ये ककून टूटेगा, तब एक रैंक 8 बंदा बाहर निकलेगा। लेकिन अभी तो ये 2 ही हैं, 2 लोगों को सँभालना पड़ेगा। अब बंदा बोलता है फाइनली हम बाहर आ गए। दूसरा कहता बच गए यार, बहुत डेंजरस था। तीसरा एडमायर करते हुए कहता वो किलर मूव लॉर्ड मैरिड टाइडल ट्रक का था ना, डैम इट, इट वाज़ अ मैजेस्टिक। पूरा एकदम गूज़बम्प आ गए भाई। वो इमॉर्टल्स अंदर से चीयर कर रहे थे, पर बी चेन तियान और वाई लिंगयांग के चेहरे अभी भी सीरियस थे। अब तीनों में से एक रैंक 8 तो भाई डीप स्लीप में जा चुका था, यानी जर्नी अभी भी खत्म नहीं हुई है, आधी भी नहीं पूरी हुई और अभी भी एक बंदा इनका सो गया। तीनों ही मॉडल हाउसेस में स्पीड स्लो कर ली थी, रिपेयर का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। अगले 2 घंटों में सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गोई मॉडल ने घोस्ट स्प्लिट फॉक्सेस और बियर मस्कीटो के ग्रुप फेस किए। कहीं फाइट, कहीं पीछे हटना, यही सब चलता रहा। तब बी चैन तियान के सेंसेस सडनली अलर्ट हुए और उसके लिप पे हल्की सी स्माइल आई। बी चैन तियान कहता है, लॉर्ड वाई लिंग यांग, 3000 ली दूर एक बड़ा हेवन अटैच्ड फंगी फील्ड मिला है। वाई लिंगयांग ने रिलीफ की सांस ली, बोला परफेक्ट, वहीं रेस्ट करते हैं। तीनों इमॉर्टल हाउसेस टर्न लेके उस डायरेक्शन में फ्लाई कर गए। कुछ ही देर में सब हेवन अटैच्ड फंगी के फील्ड पर लैंड हुए। जाओ लियान ने विंडो से देखा, वो हैरान हो गई। ये जगह कौन सी है, क्या हम सेफ हैं? उसने देखा उसके साथ वाले गो इमॉर्टल इमॉर्टल हाउसेस से निकलकर फ्रीली चल रहे थे, यानी कोई दिक्कत नहीं आ रही, चल रहे हैं, इस फंगी सरफेस पे चल रहे हैं। यू ये जी मुस्कुराकर बोला, 9 हेवेंस के हर लेयर में अपनी यूनिक चीज़ होती है। जैसे ब्लैक लार्टेन सिर्फ ब्लैक हेवन में मिलते हैं, पर कुछ कॉमन पॉइंट्स भी होते हैं, जैसे एस्ट्रल वाइंड फ्लाइंग
हेवनली बोर या हेवेंस अटैच्ड फंगी। फिर उसने एक्सप्लेन करा ये फंगी सिर्फ इमोरियल 9 हेवेंस में ग्रो होता है, रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल है और सबसे खास बात इस जगह कोई और लाइफ फॉर्म या रॉक एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी एक पत्थर तक आ नहीं सकता, यहाँ पे पैदा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये एरिया बिल्कुल सेफ होता है। तो मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा कलेक्ट करने, ये रेयर चांस है। यूई ये जी तुरंत ही वाइंड स्वीपिंग बिल्डिंग के बाहर निकल गया। जाओ लियानन को फंगी में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। वो अभी भी एक नई गू इमॉर्टल थी। कल्टीवेशन रिसोर्स का इंपॉर्टेंस उसे समझ ही नहीं आया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, माँ होंग्युन, माँ होंग्युन, मैं तुझे ढूंढ के रहूंगी।